नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज के 26वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं साथियों, गर्व सीरीज सामान्य अध्ययन जीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए शुरू किया गया एक श्रृंखला है। साथियों, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया है, यूपी दारोगा भर्ती परीक्षा का फॉर्म फिल हो रहा है। आप लोग नोटिफिकेशन को सावधानी से भर के फॉर्म फिल कर दीजिएगा और आपके पास भरपूर समय है दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए। 4-5 महीने में परीक्षा होगा, तब तक हम गर्व सीरीज जीएस संपूर्ण आपका कवर करा देंगे। साथियों, 100 जगह पढ़ने से बेहतर है एक जगह बढ़िया से पढ़िए। तो आप अपने चैनल पर गर्व सीरीज कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, गारंटी है साथियों कि आप जीएस तगड़ा कमांड हो जाएगा। आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देख लीजिए या पिछला जो भी एग्जाम हुआ है, अपने गर्व सीरीज से हर वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर रहता है परीक्षा में। काफी एनालिसिस और काफी संघर्षों के बाद यह वीडियो आपको मिलता है, तो आप इसको जरूर देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? उत्तर हो जाएगा साथियों लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा हमारे देश से समाप्त किया था। किस वर्ष में किया था? 1843 ईस्वी में किया था। किस अधिनियम के तहत किया गया? अधिनियम 5 के तहत किया गया था। लेकिन अगर पूछे दास प्रथा प्रतिबंधित करने वाला कानून किसने लाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसी के समय में दास प्रथा समाप्त करने वाला कानून आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पूरा डिटेल देखिएगा, यह हमारे भारत का भू राजस्व प्रणाली था साथियों। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त इसका कई नाम था, याद रखे रहेंगे आप। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था, जमींदारी बंदोबस्ती कहा जाता था। इसी को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता था, इस्तमरारी व्यवस्था कहा जाता था। 1793 में कॉर्नवालिस के साथ एक और विद्वान जॉन शोर था। जॉन शोर और कॉर्नवालिस ने मिलकर के स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। साथियों, भू राजस्व व्यवस्था ये टॉपिक है। भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में हमारे भारत में भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार का था। ये पूरा डिटेल देखिएगा, यहाँ से प्रश्न संभावित रहता है। मैप से हम इसको समझेंगे और बेहतर तरीके से हमें याद रहेगा। यहाँ बंबई प्रांत से लेकर के दक्षिण भारत तक रैयतवाड़ी व्यवस्था था। यहाँ दक्षिण भारत में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। संपूर्ण भारत के 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इस व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था? तो नाम याद रखे रहेंगे, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। ये समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था साथियों, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो लगान था वो डायरेक्ट रैयत अर्थात किसान होता है। यहाँ पर लगान सीधे किसान अपना जाकर के अंग्रेज अधिकारी को देते थे, बीच में मध्यस्थ कोई नहीं था। यही कारण था साथियों कि किसानों को आजादी थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के किसान मध्यम वर्ग संतुष्ट थे, इसी वजह से 1857 के क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में सिर्फ उत्तर भारत ने भाग लिया था। इसके अलावा 2 और भू राजस्व व्यवस्था था, देखिएगा यहाँ हम देखेंगे पूर्व की तरफ, तो यह व्यवस्था था स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में जो शुरू किया गया, इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। यहाँ आप एक स्पेशल लोकेशन भी याद रखे रहेंगे, उत्तर प्रदेश का बनारस का जो क्षेत्र था वो स्थायी बंदोबस्त में था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र था, राजपूताना क्षेत्र, अंग्रेजों के जमाना में जो राज्य था, सिंध प्रांत जो था, इन सब क्षेत्र में महलबाड़ी व्यवस्था था साथियों। महलबाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था क्या था? पूरा डिटेल देखिएगा। महलबाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्रफल भारत का महलबाड़ी व्यवस्था लागू था। इस व्यवस्था का जनक था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। महलबाड़ी व्यवस्था किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा भू राजस्व व्यवस्था था? महलबाड़ी व्यवस्था था। अच्छा, यहाँ बनारस में स्थायी बंदोबस्त और बंगाल के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त, लेकिन कुछ अपवाद आपको याद करना पड़ेगा। असम के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था था। असम के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था, और यहाँ भी दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र था।
उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था साथियों, इसका डिटेल थोड़ा याद रखिएगा। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में सबसे निगेटिव था। स्थायी बंदोबस्त में एक जमींदार होता था बिचौलिया। वो जमींदार अंग्रेजों को खुश करने के लिए किसानों को प्रताड़ित करता था, निम्न वर्ग को प्रताड़ित करता था और जबरन लगान वसूलता था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। बहुत फेमस प्रश्न है। लॉर्ड मेयो के समय में साथियों 1872 ईस्वी में देश में पहली बार जनगणना हुआ था। देश के इतिहास में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अच्छा, अगर पूछे भारत में नियमित और दशकीय जनगणना कब शुरू हुआ था? नियमित और दशकीय जनगणना कब शुरू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1881 में। 1881 से हर 10 साल पर हमारे देश में जनगणना होता है। 2021 में कोविड के वजह से जनगणना हमारा पोस्टपोन हुआ है। अच्छा पूछे 1881 में किसके समय में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुआ। नियमित और 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ बात याद रखिएगा। इसे उदारवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। साथियों 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया, जिसे समाप्त किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। लिप्टन ने लगाया, रिपन ने हटाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये क्या था? देसी भाषा या हमारे लोकल लैंग्वेज में जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था। अंग्रेज हमारी भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को नहीं समझ पाते थे। जैसे बंगाली हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, गुजराती हो गया, राजस्थानी, इस भाषा में जब समाचार पत्र प्रकाशित होता था तो हमारी अभिव्यक्ति हमारे अपने लोगों तक पहुंचता था, अंग्रेज उसको नहीं समझ पाते थे। इसलिए अंग्रेजों ने हमारे देसी भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने, लेकिन उसको समाप्त कर दिया 1882 में रिपन ने। इन्हीं सब कारणों से साथियों लॉर्ड रिपन को उदारवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। लॉर्ड मेयो के बारे में आप याद रख रहिएगा। लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में एक बार निरीक्षण के लिए गया था। निरीक्षण के दौरान एक अफगान कैदी के द्वारा इसकी चाकू मारकर के हत्या कर दी गई थी। किस गवर्नर जनरल की अंडमान में जेल निरीक्षण के दौरान हत्या की गई थी? तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा उत्तर। देखिए यही प्रश्न आ गया साथियों, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में एक अपराधी के द्वारा की गई, कैदी के द्वारा की गई निरीक्षण के दौरान। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का फादर किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लॉर्ड रिपन याद रखिएगा। छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग पढ़ना, पढ़ाई, रीडिंग नाम कैसे याद होगा? इतने सारे गवर्नर जनरल है, एकमात्र रीडिंग वाला, पढ़ने वाला गवर्नर जनरल जिसका नाम है वही एकमात्र यहूदी था, बाकी सब ईसाई थे। उत्तर यहां देख लीजिएगा, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय गवर्नर जनरल था। सातवां प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुई? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 में हमारे देश की राजधानी जो अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता थी वहां से शिफ्ट करके दिल्ली की गई 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसी में इसने जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी विलियम मेरी को आमंत्रित किया था। जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी भारत कब आए थे? 1911 में आए थे दिल्ली दरबार में। किसने बुलाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बुलाया था। इन्हीं के भारत आगमन के सम्मान में साथियों मुंबई में इंडिया गेट की स्थापना की गई।
मुंबई में इंडिया गेट की स्थापना क्यों की गई, किसके सम्मान में की गई? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के भारत आगमन के शुभ अवसर पर शुरुआत की गई। अच्छा, दिल्ली राजधानी बनी 1911 में। नई दिल्ली राजधानी कब बनी? याद रखिएगा 1931 में नई दिल्ली राजधानी बनती है। नई दिल्ली जो राजधानी बनती है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खूब परीक्षाओं में पूछ रहा है इस समय वर्तमान में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 1931 से नई दिल्ली, और आज तक ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अभी भी कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और जो नई दिल्ली का क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। 8वां प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के साथ मिल करके अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था लागू किया था। उत्तर देखिएगा डी। 9वां प्रश्न पूछा गया है, थॉमस मुनरो किस भू राजस्व से संबंधित है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ये दोनों ने मिलकर के भारत में रैयतवाड़ी बंद व्यवस्था को शुरू किया था। इसका पूरा नाम है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। उत्तर देख लीजिएगा सी उत्तर हो जाएगा। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, रैयतवाड़ी व्यवस्था, 51% क्षेत्रफल दक्षिण भारत में। 10वां प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर हो जाएगा। पूरा डिटेल देखिएगा। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही 1866-67 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित करके बताया कि हमारे भारत का कैसे आर्थिक शोषण, आर्थिक दोहन हो रहा है, धन का निष्कासन कैसे हो रहा है, धन का अपोहन कैसे हो रहा है, ड्रेन थियरी इन्होंने दिया था। 1866-67 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक एक लिखा, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में उन्होंने ड्रेन थियरी दिया था। ड्रेन थियरी यानी अपोहन का सिद्धांत, यानी आर्थिक दोहन का सिद्धांत, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत। इसी पुस्तक को प्रकाशित कब किया गया था? ऐसा प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, याद रखिएगा 1901 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। साथियों, दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन बनाया। इंडिया सोसाइटी संगठन कहां पर बनाया? लंदन में बनाया था। किसके साथ मिल करके? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिल करके इंडिया सोसाइटी का गठन लंदन में 1865 में दादा भाई नौरोजी ने किया। उसके बाद साथियों इन्होंने लंदन में लिबरल पार्टी से चुनाव भी लड़ा। ब्रिटिश संसद का लिबरल पार्टी से चुनाव लड़के संसद में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। ब्रिटिश संसद का चुनाव जीत करके ब्रिटिश सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय कौन? दादा भाई नौरोजी। ये सारी उपलब्धियां आप याद रखिएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, बड़ा फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, उसको याद रखिएगा। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। और दादा भाई नौरोजी ने कहा था एविल्स ऑफ एविल, यानी अनिष्टों के अनिष्ट। एविल्स ऑफ एविल किसको उपमा दी गई थी? ये अंग्रेजों को कहा था। किसने दिया था उपमा? यह तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत में दिया था। 12वां प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक या अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछ रहा है साथियों। तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही हमारा 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण था। देखिएगा ध्यान से, 1857 की क्रांति, डेट था 29 मार्च 1857। बंगाल का बैरकपुर छावनी था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने रिवोल्ट कर दिया
रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दिया। 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दिया, जिसका नाम था मेजर जनरल बाक और ह्यूसन। फिर इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। मंगल पांडे पहले शहीद थे 1857 के क्रांति में। उसके बाद 31 मई 1857 को योजना बनती है कि एक विद्रोह होगा, 1857 की क्रांति होगी, लेकिन तय समय से पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसलिए मेरठ को विद्रोह की नगरी या क्रांति की नगरी कहा जाता है। मेरठ से सिपाहियों ने विद्रोह करके दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। सिपाहियों का काफिला दिल्ली पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से कि आप हमारा नेतृत्व करिए। तो आरंभ में दिल्ली का जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसने मना कर दिया। फिर बाद में इन लोगों ने उसको कन्विंस कर लिया। बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का प्रतीक पूछा जाए तो कमल और रोटी था। रोटी और कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक था। 14वां प्रश्न पूछा गया है, मंगल पांडे कहां से विप्लव से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे बैरकपुर, बंगाल में बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 29 मार्च 1857 को विद्रोह करते हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? सबसे पहले मेरठ से सिपाहियों ने 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत की थी। उस प्रश्न में डिटेल हमने सारा बताया, पूरा बात याद रख रहिएगा। हमको उम्मीद है आप लोग नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे साथियों। नोट्स बना के पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, पेपर आपका बहुत शानदार होगा। 16वां प्रश्न पूछा गया है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। उत्तर क्या होगा? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 17वां प्रश्न पूछा गया है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से विद्रोह किया था साथियों खान बहादुर ने बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली से विद्रोह किया था 1857 का। 18वां प्रश्न देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित? थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में जन्म हुआ। इनका मूल नाम था मनुकर्णिका। इनका विवाह हुआ झांसी के राजकुमार गंगाधर राव से। विवाह के कुछ ही समय बाद गंगाधर राव का निधन हो गया था साथियों। 1857 के क्रांति में इन्होंने झांसी से रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था। फिर ये शहीद हुई 1858 में मेजर जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 1857 में ये शहीद हुई थी। शहीद होने के बाद इन्हें ग्वालियर में इनकी समाधि स्थापित की गई। ग्वालियर में इनकी समाधि, तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ग्वालियर। सारी बात याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। विवाह कहाँ हुआ था? रानी कहाँ की थी? झांसी की। समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ग्वालियर में ही तानसेन का भी समाधि है, याद रखे रहेंगे। तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम पूछ दे, रामतनु पांडे है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। 19वां प्रश्न पूछा गया है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ से विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। 20वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन इलाहाबाद से 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से विद्रोह किया था 1857 का। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो सर्वाधिक सिपाही अवध से थे, तब भी थे, आज भी हैं। सबसे ज्यादा सिपाही अवध और पूर्वांचल क्षेत्र से हमारे इंडियन आर्मी में भी हैं। और उस समय भी 1857 के क्रांति के समय या अंग्रेजों के समय में भी सबसे ज्यादा सिपाही और जवान अवध से थे। उत्तर हो जाएगा 21 का बी। 22वां प्रश्न पूछा गया है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ यानी सेनापति थे तात्या टोपे। उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नाना साहब के सेनापति या कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का मूल नाम पूछता है, याद रखिएगा। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऐसे ही एक और नाम इतिहास में आपको मिलेगा, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग।
आत्माराम पांडुरंग साथियों, आत्माराम पांडुरंग इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और रामचंद्र पांडुरंग कौन थे? तात्या टोपे थे। तात्या टोपे कमांडर इन चीफ नाना साहब के। 23वां प्रश्न पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये बात है साथियों तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे जो कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के, ये अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़ रहे थे। इनके एक मित्र ने धोखा दे दिया और अंग्रेजों द्वारा ये बंदी बना लिए गए और इनकी हत्या अंग्रेजों ने कर दी थी साथियों। 24वां प्रश्न पूछा गया है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? उत्तर हो जाएगा आरा। आरा कहां पर है? बिहार में। बिहार का जिला है आरा बिहार, और बिहार में भी जगदीशपुर। आरा बिहार जगदीशपुर से 1857 का विद्रोह किया था कुंवर सिंह ने। याद रखे रहिएगा। उत्तर देख लीजिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? उत्तर हो जाएगा दीवान मानीराम दत्त। दीवान मानीराम दत्त ने 1857 का विद्रोह असम के क्षेत्र से किया था, असम से नेतृत्व किया था। अब कुछ मूल बातें थोड़ा सा याद रखिएगा साथियों। 1857 की जो क्रांति थी उसमें सिर्फ उत्तर भारत ये शामिल हुआ था, उत्तर भारत शामिल हुआ था। अभी हमने भू राजस्व व्यवस्था को देखा। भू राजस्व व्यवस्था जो रैयतवाड़ी थी वो एक कारण था कि किसान वहां का मध्यम वर्ग संतुष्ट था अंग्रेजों से। इसी वजह से उत्तर भारत में सिर्फ 1857 का विद्रोह होता है। कुछ इतिहासकार इसे विद्रोह कहते हैं और कुछ इसे क्रांति कहते हैं। विद्रोह और क्रांति में अंतर होता है साथियों। अगर आप एक समूह के द्वारा रिवोल्ट किया जा रहा है, विद्रोह किया जा रहा है और उसका दमन कर दिया जाए, वो सफल ना हो तो उसे विद्रोह मात्र कहा जाएगा। अगर विद्रोह हो रहा है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप एक परिवर्तन हो जाए तो उसे क्रांति कहा जाएगा। ये कहा जा रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह हुआ लेकिन अंग्रेजों का शासन नहीं समाप्त हुआ, इसलिए विद्रोह था। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि यहाँ जो रिवोल्ट हुआ था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिशर्स का कानून शुरू हुआ 1858 ईस्वी से, इसलिए एक बड़ा बदलाव था। इसलिए इसको कुछ इतिहासकार 1857 की क्रांति कहते हैं। और डिटेल आगे किया जाएगा साथियों, अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। ये जो हम गर्व सीरीज पढ़ते हैं साथियों, ये संपूर्ण घटना चक्र पूर्वावलोकन और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस का संग्रह रहता है। क्वेश्चन फॉर्मेट में भले रहता है लेकिन संपूर्ण सिलेबस हम पढ़ते हैं साथियों, याद रखिएगा। तो आप नोट्स बना के बढ़िया से पढ़िएगा, आपका जीएस पर बहुत बेहतर कमांड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।